सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर पेपर सेकंड है, मानव भूगोल है। और इस मानव भूगोल की 5 यूनिट पूरी हो गई है और यूनिट सेकंड चल रही है। यूनिट सेकंड में टॉपिक चल रहा है मानव प्रजातियां। मानव प्रजातियों में से प्रश्न बन के आया है, 2-3 प्रजातियां आपको पहले ही करवा चुके हैं अध्ययन उनका। अब अगली प्रजाति है मानव का पर्यावरण के साथ अनुकूलन से आपका क्या अभिप्राय है, यानी मानव का पर्यावरण के साथ आपका क्या अभिप्राय है। एस्किमो ने पर्यावरण के साथ किस प्रकार अनुकूलन किया है, स्पष्ट कीजिए। यानी एस्किमो जो जनजाति है, एस्किमो उन्होंने किस प्रकार से, एस्किमो जनजाति ने किस प्रकार से वातावरण के साथ समायोजन किया। पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं, यानी पृथ्वी पर मानव जनजाति है बहुत पुराने समय से रह रही है। इस लंबे काल में मानव ने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करना सीखा है। यानी इस लंबे काल में मानव ने क्या करना सीखा है, पृथ्वी यानी पर्यावरण के साथ समायोजन करना सीखा है। यानी पर्यावरण के साथ समायोजन, यानी इसी टॉपिक में है प्रकृति की कितनी भी विपरीत अवस्था हो तो मानव उनको झेल कर और नई परिस्थितियों में वापस से इंक्लूड होना चाहता है। जिस प्रकार से मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन में तीव्र गति से परिवर्तन किया है। विश्व में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कई जनजातियां आदिम ढंग से अपना जीवन यापन कर रही है। उनका जीवन शैली में विशेष बदलाव नहीं आया है, आज भी पुरातन जीवन शैली है। यानी अनेक जनजातियां आज भी पिछले जो प्राग ऐतिहासिक काल में जो घटनाएं थी, उनका आदिम जीवन था, उसी प्रकार से जीवन व्यतीत कर रही है। परंतु कई जनजातियां हैं वो आधुनिक ढंग को स्वीकार करने की कोशिश कर रही है और दिन प्रतिदिन वह अत्याधुनिक विकास की गति पर अग्रसर है। इस प्रकार की जनजातियां शीत प्रदेशों में घने जंगलों, उष्ण व शुष्क मरुस्थलों, घास के मैदानों एवं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, सामाजिक ढांचा, परंपराएं, रीति रिवाज एवं मान्यताएं होती है। इनकी खुद की रीति रिवाज, सामाजिक मान्यताएं तथा विभिन्न प्रकार की जनजाति अर्थव्यवस्था आधारशील मानते हैं। अतः ये इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो है खाद्य संग्रहण, आखेट करना, भूमकड़, पशुचारण, आदिम ढंग से निर्वाह कृषि। ये विभिन्न प्राकृतिक दशाओं के में प्राचीन काल से मानव वातावरण संबंध की सूचक रही है। अब बात करते हैं इनके आधुनिक विकास सभ्यताओं में इनका संपर्क लगभग नगण्य हो गया है। यानी जो आदिम जनजातियां हैं, ये जो आधुनिक विकास है उनके साथ में इनका जो पर्टिकुलर व्यवहार है वो नगण्य के समान हो गया है। जनजातियां वास्तव में जैविक समूह नहीं है, यानी जनजातियां वास्तव में जैविक समूह का नहीं वरन सामाजिक संस्कृति का समूह का प्रतिनिधित्व करती है। यानी जनजातियां सामाजिक सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधि करती है। यानी कुल मिला के यह है कि ये जनजातियां वास्तव में जैविक समूह नहीं है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित होती है। यानी जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखती है। यानी आपस में एक दूसरे से संबंध रखती है। पर्टिकुलर वो क्या कहलाती है, वो जनजाति कहलाती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एस्किमो जनजाति की। एस्किमो ने किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह किया और कहां पे इनका निवास क्षेत्र है। देखो एस्किमो जनजाति, एस्किमो ये ठंडे जो ध्रुवीय एवं ठंडे प्रदेशों के निवासी माने जाते हैं। ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के निवासी माने जाते हैं।
अब इनका देखो निवास क्षेत्र, पहले बात करते हैं हम निवास क्षेत्र की। निवास क्षेत्र में जिनको बोलते हैं हैबिटेट, एस्किमो लोग कनाडा के उत्तरी तट, ये लोग कनाडा के उत्तरी तट तथा बैफिन द्वीप के चारों ओर तथा बैफिन द्वीप के चारों ओर, बैफिन द्वीप के चारों ओर हडसन की जो खाड़ी है तथा ग्रीनलैंड में ये लोग, अगर अक्षांश देशांतर की बात की जाए 65 डिग्री से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 65 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पेटी में निवास करती है। यानी भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाएंगे तो 65 डिग्री से लेकर 70 डिग्री इस मध्य पेटी के अंदर ये निवास करती है। इस समस्त प्रदेश में जाड़े की ऋतु बहुत लंबी होती है तथा गर्मी का मौसम बहुत छोटा होता है। यानी बात की जाए एस्किमो जो जनजाति जहां पे निवास करती है, यह ठंडा प्रदेश है तथा यहाँ पे जो दिन है वो बहुत शीतकालीन, जो दिन है वो बहुत ही लंबे वगैरह ऋतु होती है तथा जो ग्रीष्मकालीन होती है वो बहुत छोटा रह जाता है। वर्ष के 9 महीने में कठोर शीत ऋतु रहती है तथा केवल 3 महीने ही छोटे समय में अन्य ऋतुओं जैसे बसंत, गर्मी और पतझड़ का पूरा चक्कर हो जाता है। यानी 3 महीने बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु व अन्य ऋतु है, जितनी भी पतझड़ वगैरह ऋतु है, पतझड़ ऋतु, ये सभी ऋतुएं अन्य जो महीने के 3 महीने आते हैं शीतकाल को छोड़कर मार्च के बाद में, उन महीनों के अंदर ये बिल्कुल ये ऋतुएं हो जाती है अपना जीवन से। वार्षिक औसत तापमान, अगर वार्षिक औसत तापमान की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे वो वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। यानी बिल्कुल औसत तापमान तटीय भागों के अगर तापमान की बात की जाए तो -34 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस तापमान रहता है यहाँ पे। ये ध्रुवीय क्षेत्रों या तटीय भागों में जाता है। जाड़ों के महीनों में लंबे होने के साथ साथ जाड़ों के दिन बहुत छोटे होते हैं। तेज पवनों को रोकने के लिए पेड़ों का अभाव होता है तथा वनस्पति विहीन होती है। बर्फ की आंधी आती है। हवा, यहाँ की हवा की बात की जाए, हवा आर्द्र होती है, यानी आर्द्रता युक्त होती है। बिल्कुल आर्द्रता ली हुई हवा रहती है कि वर्ष में केवल 2 या 3 महीने ही ऐसे होते हैं जिनमें तापमान 0 डिग्री से ऊपर पहुंचता है। यानी जो ग्रीष्म ऋतु होती है उन्हीं में केवल जो तापमान है वो 0 डिग्री से ऊपर पहुंच पाता है। इस प्रकार ये प्रदेश लगभग बर्फ से ढके रहते हैं। जो वर्षा होती है वह बर्फ के रूप में होती है तथा यहाँ पे जो होने वाली वर्षा है वह बर्फ के रूप में ही होती है। वर्षा बर्फ के रूप में होती है। इस प्रकार की कठोर जलवायु के कारण वहां वृक्षों की वनस्पति उत्पन्न नहीं हो पाती है। इस प्रकार जो शीतकालीन इनकी जो जलवायु है इसके कारण यहाँ पे वनस्पति उत्पन्न नहीं हो पाती है, क्योंकि जो भी वनस्पति उत्पन्न होता है वापस शीतकाल से अधिक बर्फ के कारण जल जाती है। वनस्पति की बात की जाए तो यहाँ पे शैवाल, काई, लिचेन। अगर वनस्पति की बात की जाए यहाँ पे शैवाल, काई तथा लिचेन तथा डेलनियस आदि रंग बिरंगे फूलों, विभिन्न प्रकार की छोटी मोटी जो फूलों की है, विभिन्न प्रकार के फूलों की किस्में उनके हरियाली सी छा जाती है चारों तरफ।
जिसमें संपूर्ण वातावरण को समय के लिए चित्रमय हो जाता है इन फूलों की कारण, परंतु गर्मी में अचानक समाप्त हो जाने पर पुनः बर्फ से वर्षा होने लगती है। यानी ग्रीष्म ऋतु जैसे ही जाती है, ग्रीष्म ऋतु गई और वापस से शीतकाल आ जाता है, और शीतकाल आते ही क्या हो जाता है, बर्फ की बारिश होने लग जाती है और वापस वो जो वनस्पति उगी थी वो नष्ट हो जाती है, वापस बर्फ की वर्षा होने लगती है और सर्वत्र बर्फ की चादर बिछ जाती है। अब देखो इनके शारीरिक लक्षणों की बात करते हैं। ये तो हो गया निवास क्षेत्र। अगर निवास क्षेत्र की बात की जाए, नक्शे में मानचित्र बना के बताया जाए, तो ये ग्रीनलैंड के आसपास देखो इनका जो क्षेत्र है, अगर नक्शे में बात की जाए इनकी, तो नक्शे में देखो ये हो गया ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र, ये आ गया ग्रीनलैंड, तथा ये अलास्का वाला क्षेत्र रह गया। ये अलास्का, ये प्रशांत महासागर, ये कनाडा, ये जो महान जिले हैं ओंटारियो, ईरी, सुपीरियर, ये रह गया इधर अंध महासागर जिसको अंटार्कटिक महासागर बोलते हैं, अंध महासागर। अब यहाँ पे अब बात करते हैं अलास्का के इस क्षेत्र में रह गई है, यहाँ पे रह गई है एस्किमो जनजाति। एक तो यहाँ पे निवास करती है तथा कुछ मात्रा में इसके आसपास इन क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ पे इसके अलावा कुछ मात्रा में यहाँ पे निवास करती है। इसका सर्वाधिक बाहुल्य इसी क्षेत्र में है। तथा ग्रीनलैंड के तटीय किनारों पर इस क्षेत्र में तो एस्किमो का ये निवास मुख्य है। तो आपने देखा होगा एस्किमो जनजाति यहां पे रह गई तथा यहाँ पे तटीय क्षेत्रों में रह गई, तो यहाँ पे कर देते हैं डॉट डॉट, यहाँ पे एस्किमो एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र। तो ये कनाडा ऊपरी बेफिन की खाड़ी के आसपास वाला ये क्षेत्र तथा ग्रीनलैंड के तटीय भागों में रह गई। तो आपने देख लिया होगा इस क्षेत्र में एस्किमो जनजाति निवास करती है। मैं मिटा देता हूं, आपने बना लिया होगा। ये ग्रीनलैंड के तटीय क्षेत्रों में तथा ये अटलांटिक महासागर आ गया और इधर कनाडा है। अब बात करते हैं इनके आगे जो शारीरिक लक्षण है इनके, उनकी बना लिया होगा आपने। अब जो शारीरिक लक्षण है इनके देखो, शारीरिक लक्षण एस्किमो लोगों का चेहरा सपाट व चौड़ा होता है, यानी चेहरा सपाट व
चौड़ा होता है। तथा दूसरी बात की जाए, इनके बाल भद्दे तथा काले रंग के होते हैं। बाल भद्दे व काले रंग के होते हैं। इन लोगों का कद इनका कद 150 से लेके 150 सेमी से 160 सेमी लंबा होता है। कद की बात की जाए तो 150 से 160। इनकी त्वचा का रंग हल्का पीला होता है। त्वचा का रंग हल्का पीला होता है तथा इनकी आंखों का रंग हल्का कथई होता है। हल्का कथई होता है, यानी कथई रंग की आंखें होती है तथा पलक तिरछे होते हैं। इनके जो पलक होते हैं आंखों के ऊपर वह तिरछे होते हैं। सिर लंबा, गालों की हड्डियां ऊंची होती है। इनका उद्गम स्थल जो है एशिया माइनर माना जाता है, एशिया महाद्वीप। इनमें मंगोलाइड प्रजाति के लक्षण होते हैं। इनमें मंगोलाइड प्रजाति के लक्षण होते हैं, यानी मंगोलाइड प्रजाति के लक्षण मिलते जुलते रहते हैं। ये इनके हो गए शारीरिक लक्षण। अब बात करते हैं इनकी जो आर्केड है वो आर्केड की। आर्केड की बात करें तो आर्केड 3 प्रकार से पाया जाता है, शीतकालीन आर्केड, बसंतकालीन आर्केड और ग्रीष्मकालीन आर्केड। अब बात करते हैं शीतकालीन आर्केड। पहला आता है वह है शीतकालीन आर्केड। शीतकाल में ये लोग क्या करते हैं, इस ऋतु में एस्किमो समुद्री तट के किनारे सील मछली का शिकार किया करते हैं, यानी सील मछली का शिकार करते हैं। इस टाइम में जब मछली बर्फ में बने छिद्रों में श्वास लेने आती है तब एस्किमो द्वारा रखी हड्डी की छड़ हिल जाती है तथा एस्किमो अपने हथियार हार्पून, इनका जो हथियार होता है हार्पून, एक धागा बंधा होता है और आगे से नुकीला होता है, उस हार्पून से वार कर देते हैं बिल्कुल से जैसे ये हार्पून है इनका और इसके धागा बंधा होता है डोरी। इससे क्या करते हैं, मछली पानी में जैसे ही बर्फ में आती है छिद्र में उसमें वार कर देते हैं और फिर फटाक से वहां पर शिकार कर लेते हैं। तब एस्किमो द्वारा रखी हड्डी छड़ हिल जाती है। एस्किमो अपने हथियार हार्पून से सील मछली का शिकार करते हैं, इसे माउपाक कहते हैं। इस हार्पून से शिकार करने को क्या कहते हैं, माउपाक। इसे माउपाक कहा जाता है तथा माउपाक जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, इस माउपाक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वह है प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना यानी बर्फ के जो छिद्र होता है, जो सील मछली बर्फ के छोटी छोटी छिद्र बना लेती है, यानी जैसे ये बर्फ में छिद्र बना लिया, अब मछली श्वास लेने के लिए यहाँ पे आती है और फिर वो हड्डी रख देते हैं यहाँ पे हड्डी का टुकड़ा, और जैसे ही वो हड्डी का टुकड़ा रखते हैं वो हिलता है तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे फिश आ चुकी है, यानी मछली यहाँ पे आ चुकी है, तो अपने हार्पून से हथियार निकाल के यहाँ पे वार कर देते हैं। इसका मतलब होता है इनको कुछ टाइम के लिए शिकार के लिए प्रतीक्षा करनी रहती है, कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में रुक के फिर से, तो इस शिकार में टाइम इनको लगता है। शिकार की दूसरी विधि इतुरपाक है, जो दूसरी शिकार की विधि है वो इतुरपाक है। इतुरपाक में क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा 2 छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील के चारों ओर चारा डालकर बुलाता है तथा दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति संकेत से ही आत्मन का शिकार करता है। यानी इस इतुरपाक में 2 होते हैं तो 2 छिद्र बना दिए जाते हैं। इसमें तो क्या करता है, एक व्यक्ति चारा डालता है, यहाँ पे चारा डाल के आता है और तथा दूसरी में क्या करती है, संकेत के माध्यम से। ये केवल सील मछली का किससे, संकेत के माध्यम से शिकार करता है। और ये किससे करता है,
चारा डाल के करता है। तो ये हो गई एक तरफा विधि। अब बात करते हैं अगली। सील मछली न केवल भोजन प्रदान करती है बल्कि जलाने के लिए ईंधन भी देती है। सील मछली खाने के लिए भोजन ही नहीं, इसकी चर्बी को जलाकर ईंधन भी प्राप्त किया जाता है। अब ये जो सील मछली की जो चर्बी है अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में तुरंत व अधिक देर तक जलती रहती है और ताप भी बहुत अच्छा देती है। तो अब ये तो हो गया शीतकालीन आखेट। अब बात करते हैं बसंतकालीन आखेट की। सेकंड है वो है बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन आखेट मार्च के बाद दिन की लंबाई बढ़ने लगती है। यानी जैसे ही मार्च के बाद दिन की लंबाई बढ़ने लगती है, यानी जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो गई तो दिनों की लंबाई क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। यानी जाड़ा ऋतु खत्म हो गई, शीतकाल खत्म हो गया, एक लंबी अवधि के बाद में फिर जाड़ा ऋतु स्टार्ट हो जाती है। मार्च के बाद दिन की लंबाई बढ़ने लगती है। सील मछलियां श्वास लेने हेतु बाहर आकर धूप सेकने लगती है। अब जैसे ही ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाती है, सील मछली निकलती है पानी से बाहर और तट के किनारों के पास धूप सेकने चली जाती है। अब यहाँ पे क्या करता है, जो आखेट शिकारी होते हैं, शिकारी लोग एस्किमो, वो क्या करते हैं, छुप के बैठे रहते हैं समूह के अंदर। और जहां पे सबसे ज्यादा समूह में मछलियां एकत्रित रहती है, यानी समूह के अंदर जो सील मछली इकट्ठी रहती है, समूह में सील मछली इकट्ठी रहती है, वहां पे जाके अटैक करते हैं। और बसंतकालीन आखेट उत्तोक कहते हैं। बसंतकालीन जो आखेट होता है इसको उत्तोक बोलते हैं, उत्तोक कहा जाता है बसंतकालीन आखेट को। ये शिकारी कुत्तों, इन शिकारी कुत्तों के द्वारा कुत्तों की मदद से सील मछलियों को शिकार भी करते हैं। यानी कई बार ये होते हैं बसंतकालीन आखेट में शिकारी कुत्तों को साथ में लिया जाता है। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव को परिवहन के लिए काम में लेते हैं। चमड़े से जो बनी होती है वो नाव काम में ले जाती है। इस नाव को कहा जाता है कायक, कयाक। इस नाव को कहा जाता है कयाक, कयाक, कयाक। तो इसका क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि एस्किमो जनजाति द्वारा जो बसंतकालीन शिकार है उसमें जो नाव काम में ले जाती है चमड़े की, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है कयाक। परिवहन तथा ये जो छोटी जो नाव है वो इससे बड़ी है नाव है, बड़ी नाव को बोला जाता है उमियाक, उमियाक। बड़ी नाव को बोला जाता है उमियाक, प्रयोग किया जाता है। बसंतकालीन में दूरवीय भालू का भी शिकार किया जाता है। जो दूरवीय भालू है उसका भी शिकार किया जाता है बसंतकालीन आखेट में। अब बात करते हैं तीसरा है वो है ग्रीष्मकालीन आखेट, यानी ग्रीष्मकालीन आखेट, गर्मियों का आखेट। अब बात करते हैं ग्रीष्मकालीन आखेट की। गर्मी के मौसम में मध्यकाल तक धरातल का हिम पिघल जाता है तथा छोटी छोटी वनस्पति उग जाती है। तब स्थलीय पशुओं का शिकार किया जाता है। इस काल में स्थल की ओर आते समय एस्किमो लोग केरगो बारहसिंगा की तलाश करता है तथा धनुष बाण से शिकार करते हैं। खरगोश, बतख, चिड़िया इस काल में क्या करते हैं, बतख, खरगोश तथा छोटी वनस्पतियां और बारहसिंगा खरगोश, बतख, बारहसिंगा ये आसानी से घूमने फिरने लग जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में, तो इनका शिकार कर लेते हैं धनुष बाण के द्वारा तथा भाला फेंक कर भी करते हैं। और वर्तमान में ये एस्किमो लोग इस भाले वगैरह के जगह बंदूक और तीर वगैरह काम में लेने लगे, अस्त्र शस्त्रों का यानी आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगे। आधुनिक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने लगे हैं। अब बात करते हैं इनके भोजन की।
एस्किमो लोगों का भोजन। ये लोग 60% मांसाहारी होते हैं, यानी इनका है कच्चा मांस खाने वाले, कच्चा मांस खाने वाले मांसाहारी बोला जाता है इनको। कच्चा मांस इनका प्रमुख भोजन है। भोजन का स्रोत सील मछली, व्हेल, सी लॉयन, छोटी मछलियों व स्थलीय जीव जंतु से ही भोजन प्राप्त करते हैं। ये केवल सील मछली होगी, व्हेल मछली हो गई तथा सी आदि में मछली हो गई तथा बारहसिंगा वगैरह हो गया। आखिर में एस्किमो लोग उस वातावरण के साथ ऐसा दक्षता पूर्वक सामंजस्य स्थापित कर लिया है कि कोई तकनीकी में विकसित देश मानव भी अपने आप को इतना बड़ा दक्ष नहीं पाया होगा। यानी कहा जा सकता है कि एस्किमो जो लोग हैं वो वहां पे पाए जाने वाला जो वातावरण है उसके साथ इतना अच्छा सामंजस्य स्थापित कर लिया इन्होंने कि इतना तो शायद ही विकसित देशों के अंदर, विकसित देशों में भी किसी ने इतना सामंजस्य स्थापित किया होगा। उसको भी एस्किमो की कला और हुनर सीखने को पड़ेंगे। यानी कई विकसित देशों के इनके उदाहरण लेते हैं तो वो लोग भी क्या करते हैं, इनकी उदाहरण ले सकते हैं। अब बात करते हैं इनके वस्त्रों की कि एस्किमो लोग कौन से वस्त्र पहनते हैं। वस्त्रों की बात की जाती है, एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः केरेबो की खाल के बने होते हैं, केरेबो की खाल के बने होते हैं। केरेबो जो होता है यह सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म व हल्के होते हैं। ये सील मछली है, सील मछली के गरम व हल्के होते हैं, इसलिए केरेबो की जो खाल होती है वो पहनी जाती है। दूरवे भालू के समूर से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। जो दूरवे भालू होता है उसके समूर से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य स्त्रियां करती है। अधिकतर स्त्रियां क्या करती है, वस्त्र बनाने का कार्य करती है, दिन भर वस्त्र बनाने करती है। स्त्री व पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान ही होते हैं। स्त्री और पुरुषों के एस्किमो जर्सीनुमा भानेदार वस्त्र पहनता है जिसे तिमियाक बोला जाता है। तिमियाक एस्किमो जो पुरुष होते हैं पुरुषों के द्वारा भानेदार एक वस्त्र पहना जाता है, इसे तिमियाक बोला जाता है, पहनते हैं। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को अनोह कहा जाता है। इस तिमियाक के ऊपर पहना जाता है उसको कहते हैं अनहो, अनहो। सील की खाल से बने जूते को कार्मिक या मुकुलुस कहते हैं। जो सील मछली होती है उसकी खाल से तो बने होते हैं जूते होते हैं, उन्हें कार्मिक कहा जाता है, कार्मिक। अब बात करते हैं इनका निवास गृह यानी झोपड़ी की। इनका निवास गृह कैसा होता है। एस्किमो लोगों की मकान बनाने की कला बहुत ही महत्वपूर्ण है। लकड़ी के अभाव के कारण अपने मकान हड्डी पत्थर या खाल या बर्फ से बनाते हैं। ये अपने जो निवास गृह है, निवास गृह यहाँ पे लकड़ी का अभाव रहता है इसलिए ये किसके बनाते हैं, जो सील मछली की हड्डियां होती है जीव जंतुओं की हड्डियों से तथा पत्थर, खाल तथा बर्फ से बनाते हैं। अब ये क्या करते हैं, अपने मकान हड्डी पत्थर से इनके जो मकान होते हैं, जो बर्फ के मकान होते हैं, उन्हें इग्लू बोला जाता है, इन्हें इग्लू बोला जाता है, इग्लू बोला जाता है। 5 से 6 मीटर भूमिगत व 2 से 3 मीटर ऊपर होते हैं तथा 5 से 6 मीटर भूमि में होते हैं, भूमि के अंदर होते हैं। लकड़ी व हवेली की हड्डियों से ढांचे बने मकान के कर्मक कहते हैं। ये जो लकड़ी की भूमि से बना मकान होता है, भवन होता है, उसे
कार्मिक कहते हैं, इनके जूते को तो कार्मिक कहते हैं और जो झोपड़ी है उसको कार्मिक। इसका प्रवेश द्वार एक भूमिगत सुरंग द्वारा जुड़ा रहता है। इनका जो प्रवेश द्वार है भूमिगत सुरंग द्वारा प्रवेश रहता है इनका। ग्रीष्म काल में शिकार के दौरान ये लोग विशेष प्रकार के डेरे बना लेते हैं। ये डेरे सील मछली या केरबों की खाल के बने होते हैं। यानी गर्मी की ऋतु में ये क्या करते हैं, ये एक विशेष प्रकार के डेरे बना लेते हैं और डेरों के अंदर ऐसे छप्परनुमा एक सील मछली होती है, वो सील मछली की खाल को यूं बना के और इसका बिल्कुल यहाँ पे रह जाते हैं। तो ये इसका गेट रख लेते हैं इधर प्रवेश द्वार और ऐसे तंबू एक संरचना बना लेते हैं। अब बात करते हैं इनका यंत्र व उपकरणों में परिवहन साधन। देखो एस्किमो लोगों की जो यंत्र व परिवहन साधन, ये यंत्र, उपकरण और परिवहन साधन इनकी बात की जाए तो पहला बात करते हैं हम कयाक की। चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव होती है जो 5 से 6 मीटर लंबी तथा 1 से 5 मीटर चौड़ी होती है। ये एक तरह की नाव होती है, खाल से बनी होती है, यानी चमड़े से बनी होती है, चमड़े की खाल चमड़े से बनी होती है, जिसकी लंबाई 5 मीटर लंबी तथा 1.5 मीटर चौड़ी होती है। ये इनकी नाव होती है। तथा उमियाक बड़ी नाव जो व्हेल मछली के शिकार के दौरान काम में ली जाती है। व्हेल मछली के शिकार के दौरान पे ये उमियाक की नाव भी होती है इनकी। तथा हारपून सील मछली के शिकार के लिए प्रयुक्त 1 से 1.5 मीटर लंबा भालेनुमा हथियार होता है। भालेनुमा हथियार होता है जिसके एक तरफ धागे का बंधा होता है। अब बात करते हैं स्लेज की। बर्फ पर चलने वाली पहियों विहीन गाड़ी जो कुत्ते या रेंडियर द्वारा खींचते हैं। पहिया में हम जो गाड़ी होते हैं वो कुत्ते तथा रेंडियर खींचते हैं इनको। अब बात करते हैं इनकी जो झोपड़ी है उसका डायग्राम देखते हैं। ये इनका प्रवेश द्वार होता है। जो इग्लू है, बर्फ का घर, इसमें अंदर हड्डियों का ढांचा रहता है, ऊपर बर्फ की चादर जम जाती है, इसमें अंदर से प्रवेश कर जाता है। अब बात करते हैं इनके समाज और संस्कृति की। समाज व संस्कृति, एस्किमो लोगों की समाज व संस्कृति। ये लोग छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ होता है, आदिम ढंग से जीवन व्यापन करते हैं। इनका जो समाज है वो पितृ संस्थात्मक होता है। पितृसत्तात्मक होता है तथा इनमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। इनमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है, यानी एक व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता है, 2, 3, 5, 7 जितनी पत्नियां रख सकता है। ग्रीष्म काल में कई उत्सव व समारोह मनाए जाते हैं। एस्किमो लोग जादू टोने में विश्वास रखते हैं। ये बिल्कुल जादू टोने में बिल्कुल विश्वास रखते हैं। ये एस्किमो एल्यूट भाषा का प्रयोग करते हैं। ये भाषा बोलते हैं वो है एस्किमो एल्यूट भाषा का प्रयोग करते हैं। ये कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर बूढ़े या अशक्त व्यक्ति होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये कभी स्नान नहीं करते हैं, यानी एक बार कपड़े पहन लिए, कपड़े पहनने के बाद
जब ये कपड़े फट जाएंगे तभी इन कपड़ों को नीचे उतारेंगे, जब तक नहाएंगे नहीं है, पानी वगैरह से दूर रहते हैं, उन्हें शरीर से उतारते नहीं है। यानी जब ये फट जाते हैं तभी उतारेंगे, पहले नहीं उतारेंगे। इनमें एक जादूगर होता है जो सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है, और इस जादूगर व्यक्ति को जो प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है, इसमें ऐसे माना जाता है कि इसमें देवी शक्तियां हैं अनेक। मध्य तथा पूर्वी भागों में एक्सिमो लोगों की एक देवी होती है जिसे वे सेंधना देवी के नाम से जाना जाते हैं। ये एक देवी की पूजा करते हैं जिन्हें सेंधना कहते हैं। सेंधना को समुद्र तटीय देवी माना जाता है। यह देवी समुद्र तल में रहती है ऐसा माना जाता है, तथा जंतुओं तथा जंतुओं पर इनका नियंत्रण माना जाता है। यानी जीव जंतुओं पर जो सेंधना देवी है इसका नियंत्रण माना जाता है। इस देवी का रुष्ट होना हानिकारक समझा जाता है, यानी विपदाएं आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि ये देवी मां रूठ गई है, इसको मनाया जाए। इस देवी का स्पष्ट और रुष्ट होना हानिकारक माना जाता है। यद्यपि इन लोगों को जीवन कठिनाई और दरिद्रता से परिपूर्ण है, फिर भी ये प्रसन्न दिखाई देते हैं। यानी ये लोग अत्यंत गरीब है और तथा इनका जीवन बिल्कुल ही कष्टपूर्ण तरीके से चल रहा है, फिर भी ये लोग क्या करते हैं, खुश वगैरह रहते हैं, हंसी मजाक, टेंशन में नहीं रहते हैं कि क्या होगा आने वाले टाइम में क्या होगा, तो वैसे खुश मिजाज से रहते हैं। अब वातावरण समायोजन दक्षता देखो इस जनजाति की। वातावरण के साथ में वातावरण के साथ सामंजस्य, वातावरण के साथ में सामंजस्य। संसार के किसी अन्य प्रदेश में शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्सिमो की भांति कठोर जीवन बिता रहे होंगे। यानी अन्य कोई जनजाति होगी संसार के अंदर, ऐसी कोई जनजाति हो जो एक्सिमो की तरह से कठोर जीवन में इतना जीवन व्यापन करती है, बिल्कुल सर्दी में 9-10 महीने सर्दियों में रहती है, और प्रकृति की इतनी क्रूर दशाओं को सहते हुए भी इन्होंने प्राकृतिक वातावरण के साथ अपना सामंजस्य स्थापित किया। यानी अपने आप को दूसरी जगह स्थापित नहीं किया, वहां पे रह के इन्होंने क्या किया, प्रकृति को आदर मान के और वहां के जो सामंजस्य है उनको सहन किया और उसके साथ में अपना सामंजस्य बिठा लिया। इनके निवास गृह, नावे, स्लेज गाड़ियां, हारपून, तीर कमान, वस्त्र आदि सब प्रकृति के साथ अद्भुत अनुकूलन करते हैं। यूरोपीय देशों से जो वैज्ञानिक लोग अंटार्कटिका आर्कटिक क्षेत्रों की खोज करने जाते हैं वो एक्सिमो लोगों जैसे ही क्या करते हैं, वस्त्रों को पहनते हैं तथा एक्सिमो की नकल करते हैं कि ये लोग जैसे वहां पे रह रहे हैं वहां पे हम भी अंटार्कटिका में जाके और वहां पे अध्ययन करके कर सकते हैं। आधुनिक संस्कृति में संपर्क देखो, आधुनिक संस्कृति से किस प्रकार एस्किमो लोगों ने आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क। एकाकी दूरवीय प्रदेशों में निवास करने वाली इस जनजाति का 1960 के पश्चात यूरोपीय व अमेरिकी लोगों से संपर्क बना। यानी 1960 के बाद ये अमेरिकन व यूरोपियन लोगों से संपर्क बढ़ा। अब ये लोग अग्नि के वस्त्र, बंदूक आदि का प्रयोग करने लगे हैं। कयाक के स्थान पर मोटर चलित, यानी जो कयाक थी, इनकी नाव थी, कयाक के स्थान पर मोटर चलित वाहन, मोटर चलित नाव का प्रयोग करने लग गई हैं तथा जो स्लेज गाड़ी के स्थान पर स्लेज गाड़ी थी इसके स्थान पर स्नो स्कूटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। पारंपरिक वातावरण का रूपांतरण तीव्र गति से होने लगा है। फर, समूह आदि के व्यापार से इनको मुद्रा मिलने लग गई। अब जो भी ये शिकार वगैरह करते हैं उनसे जो इनका बाहर से इनकम भी प्राप्त होने लग गई और ये धीरे धीरे उन रहन सहन की विधियों को अपनाने लग गए हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने व भरण पोषण सरल होने से एस्किमो लोगों की जनसंख्या कनाडा व अलास्का में निरंतर बढ़ रही है। यानी इसको अमेरिका द्वारा स्वास्थ्य की और जन सुविधाएं इनको प्राप्त कर दी गई, इसलिए इनकी जनसंख्या लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। इनकी संख्या में बढ़ती टुंड्रा तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
संभव यह है कि 21वीं शताब्दी में एस्किमो जनजाति परिवेश मात्र ऐतिहासिक रह जाए, यानी इनकी अत्याधुनिक जो विकसित शैली है उसके आधार पर अमेरिका ने और अन्य देशों ने इसका साथ दिया है एस्किमो लोगों ने। तो ये माना जाता है कि ये जो 21वीं सदी आएगी इसमें केवल एकमात्र से ये जनजाति एक प्राग ऐतिहासिक काल में केवल ये इतिहास न बन के रह जाए कि जो एस्किमो लोग थे, मूल एस्किमो लोग वो कहाँ गए, और इन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया इन्होंने। अब ये जो नई नई सोसाइटी आ रही है उसके नए नए जो तरीके आ रहे हैं उनको भी ये इस्तेमाल करते हैं। अब वहां पे पर्यटन स्थल लोग जाते हैं, वो इनको गाइड वगैरह करके आते हैं अच्छे, तो ये उनकी नकल वगैरह मानते हैं, हर चीजों से उनकी दीक्षा वगैरह लेते हैं, शिक्षा लेते हैं और हर तरीके से अपने आप को चेंजेस करने में लगे हुए हैं। तो एस्किमो लोगों ने वातावरण के साथ में बहुत अच्छे से सामंजस्य किया है और अपने व्यवहार और प्रतिकूल को इन चीजों को आगे से आगे बढ़ाया है। तो ठीक है, हम ये आपकी एस्किमो जनजाति कंप्लीट हो गई है। ये भी इन्होंने बहुत ही सामंजस्य बिठा लिया, यानी कठोर विपरीत परिस्थितियों में भी एस्किमो लोगों ने अपने आप को ढाला है। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।